पिछले 3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले थल सेना के मुकाबले और उसके बाद वायु सेना की तरफ से पाकिस्तान भारत पर हमला करने की लगातार कोशिश कर रहा है। 3 दिनों से लगातार आसमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी चल रहा है। 7 मई को भारत की तरफ से पहला हमला किया गया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, लेकिन अब क्या जल सेना की तरफ से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की रहेगी? क्या जल रास्ते से भारत पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा? नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मुंबई से आज के इस दंगल के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि पिछले 3 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 7 मई को भारत की तरफ से पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। उसके बाद उसी रात को पाकिस्तान ने भी भारत के 15 शहरों पर ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए अटैक करने की कोशिश की। हालांकि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे नाकाम कर दिया, लेकिन उसके बाद लगातार आर्टिलरी फायरिंग के जरिए सीमा पर पाकिस्तान भारत में घुसपैठियों को घुसाने की कोशिश भी कर रहा है। बीएसएफ के जवानों ने आधा दर्जन से भी ज्यादा इस तरीके की कोशिशें नाकाम साबित करवा दी है। आधा दर्जन से भी ज्यादा घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार भी गिराया है, लेकिन दूसरी तरफ यह तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। 8 मई को तो पाकिस्तान ने हद कर दी। 3.5 घंटे तक भारत पर 500 से ज्यादा ड्रोन के जरिए भारत के 20 से भी ज्यादा शहरों पर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। एक बार फिर भारत की एयर डिफेंस सिस्टम काम कर पाई। इसीलिए सवाल यह उठता है कि जिस रास्ते से 26/11/2008 को भारत में कराची के रास्ते से 590 नॉटिकल माइल्स यानी 980 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुंबई में 10 आतंकी घुसे थे, छुप कर घुसे थे। क्या इस बार पाकिस्तान वही हिमाकत एक बार फिर करने की कोशिश कर सकता है क्या? लेकिन वेस्टर्न कमांड ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो भी पूरी तरीके से तैयार है। वेस्टर्न नेवल कमांड की तरफ से यह कहा गया है कि वो भी मुस्तैद है। सब जगह पर उन्होंने बंदोबस्त करके रखा हुआ है, पूरी तरीके से तैयारी रखी हुई है। उसके साथ साथ उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि नेवी ऑपरेटिंग फ्रॉम मुंबई इज कंप्लीटली डिप्लॉयड, पूरी तरीके से तैनात वहां पर रखे हुए हैं और किसी तरीके का भी अटैक होता है तो उसके लिए वो तैयार है, पूरी तरीके से रिट्रीब्यूशन और रिस्पॉन्स देने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोल रही है। संसद में कह रही है कि इस हमले को हमने नाकाम करने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि जहां पर भारत ने हमले किए वो सिविल इलाके में उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि भारत ने जिन 9 ठिकानों पर हमले किए थे वो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकी ठिकाने थे। इस पूरे बीच सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान भारत ने जो आतंकी विरोधी कार्रवाई की थी उसको एक युद्ध की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है? उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव है ये एस्केलेशन लैडर पे आज की स्थिति में कहां खड़ा है? इन सारे मुद्दों पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में पाकिस्तान ने खुलेआम दहशत का साथ चुना है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक और राजस्थान से लेकर गुजरात तक मिसाइलों और ड्रोन से हमले की बौछार की गई। एक तरफ से पाकिस्तानी हमले हो रहे थे, दूसरी ओर से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही नेस्तनाबूद किए जा रहे थे। सुबह हुई तो पता चला कि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान के सरहदी इलाकों में कहीं मिसाइलों के टुकड़े, कहीं ड्रोन का मलबा मिल रहा था। उधर पाकिस्तान भी अपने शहर शहर से ड्रोन के टुकड़े जमा करता फिर रहा था और दुनिया के सामने पाकिस्तानी वजीर खुलेआम झूठ बोल रहे थे कि भारत की ओर हमले पाकिस्तान ने नहीं किए। जिस तरह बिना किसी उकसावे के भारत की आबादी और सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की है, उनमें घातक हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने शुरू किया है। भारत पर हमले के चक्कर में पाकिस्तान अपने जिन लड़ाकू विमानों से हाथ धो रहा है, उनमें चीन के फाइटर J-10 और JF-17 शामिल हैं। इसी तरह पाकिस्तान भारत में हमला करने के लिए F-16 का भी इस्तेमाल कर रहा है।
जिसे लेकर अमेरिका ने नाराजगी भी जताई है। भारतीय आबादी पर हमले की कोशिश में पाकिस्तान ने हवा से हवा में मार करने वाली PL-15 अमराम मिसाइल से लेकर हवा से जमीन पर मार करने वाली हक्स मिसाइल तक का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली HQ-9 मिसाइलें भी पाकिस्तान भारत पर दागने की नाकाम कोशिशें कर चुका है। 7 मई को पहली बार भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचों पर स्कैल्प और हैमर का कहर बरपाया था। इसके बाद दूसरे दिन यानी 8 मई की रात जब पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, तो भारत ने पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स की बौछार कर दी थी। इसके बाद जैसे ही पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले बढ़ रहे हैं, भारतीय सेना पाकिस्तान को उनका माकूल जवाब देती जा रही है। पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने आकाश, MRSAM, ZU-23, L-70 और शिल्का जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का भरपूर इस्तेमाल किया। इसके अलावा भारत ने पिशोरा समर और एयर डिफेंस गन के तौर पर L-70 का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को नाकाम करने में इंटीग्रेटेड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड, S-400 ट्रायम्फ एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बराक 8 मिसाइल, DRDO की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर मेन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम तक का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने पहलगाम करके हमले की शुरुआत की। भारत ने उसका जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंक पर कार्रवाई करने के बजाय भारत से भिड़ने का रास्ता अख्तियार किया है। पिछले 3 दिनों में तनाव रोज एक चरण ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में मौजूदा हालात कहां तक पहुंचे हैं? अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हरमन कान ने 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन, मेटाफर्स एंड सिनेरियोज में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी है, जिसमें यूं तो तनाव के 16 से लेकर 44 चरण हैं, लेकिन भारत पाक के संदर्भ में रक्षा विशेषज्ञ 7 चरण में इसकी व्याख्या करते हैं और इन्हें देखें तो कूटनीतिक वार का पहला चरण और आर्थिक प्रतिबंध का दूसरा चरण भारत ने पहलगाम के बाद पहले दिन ही उठा लिया था। इसके बाद तीसरे चरण के तौर पर सीमा के पास तीनों सेना का युद्धाभ्यास देखा गया। चौथे स्टेज पर भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गए, जहां भारत ने पहले एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के POK तक आतंकी ठिकाने मिटाए। फिर पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की और अब लगातार दोनों तरफ से सीमित स्तर पर जंग जैसे हमले हो रहे हैं। मामला अभी नहीं थमा तो इसके बाद पूर्ण युद्ध का चरण होगा, जिसके बाद सिर्फ 2 स्टेज इस एस्केलेशन लैडर में रह जाते हैं, जहां सेकंड लास्ट लैडर में सीमित परमाणु युद्ध की धमकी दी जाती है, छोटे न्यूक्लियर अटैक किए जाते हैं और फिर आखिर में ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर होती है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों की हिफाजत में इस तनाव को उसी पूर्ण युद्ध की दिशा में खींच रहा है? ये बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया को गौर करना है। आज तक ब्यूरो। तो अब 3 दिन हो चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में यह तनाव बढ़ता ही जा रहा है। यह तनाव कहां तक जाएगा और 5:30 बजे जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इसके बारे में क्या जानकारी लेगी। लेकिन इस वक्त कुछ और जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। सेना के सूत्रों के अनुसार 8 मई को रात 8 बजे से 11:30 बजे के बीच में पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के सारे सीमावर्ती राज्यों में 24 शहरों में 500 छोटे मानव विरहित ड्रोन से हमले किए थे। पठानकोट में करौली गांव के पास मिला ड्रोन सेना ने कब्जे में लिया है। पूरे इलाके की सेना द्वारा की गई सर्च बीती रात पाकिस्तान की ओर से मामून कैंट में की गई थी। ड्रोन एक्टिविटी, सेना ने ड्रोन कब्जे में ले लिया है। तो ये ड्रोन पूरी तरीके से जब वहां पर सर्च किया गया करौली गांव के पास पठानकोट में, तब वहां पर ये ड्रोन मिला है। हालांकि पाकिस्तान ने ये कहने की कोशिश की कि हमने हमला किया ही नहीं है। मंजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत,
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि वो ड्रोन हमको मिल चुका है। क्या जानकारी हम दे सकते हैं इसके बारे में? साहिल, हमारे पास वो ड्रोन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, फुटेज है, और ये बात अब पूरी तरह से साफ हो गई। उसकी ऑथेंटिक पूरी जानकारी सेना द्वारा के सूत्रों ने हमें दी है। उसके तस्वीरें, उसके वीडियो हमारे पास आज तक पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। और कल जिस तरह से पाकिस्तान ने 500 से ज़्यादा चाइनीज़ मेड स्मॉल अनआर्म्ड ड्रोन की बारिश की, 3 चरणों में उसने इसकी रेड की। 7 बजे से शुरू किया और रात 11:30 बजे तक उसने अलग अलग चरणों में 500 स्मॉल आर्म ड्रोन करीब 24 अलग अलग शहरों में गुजरात से लगने से लेकर राजस्थान और जम्मू कश्मीर तक भेजे। और उसमें से 50 स्मॉल आर्म ड्रोन को भारतीय सेना, वायुसेना ने अपने जो मिसाइल सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम है, उससे मार गिराया और 30 की सॉफ्ट किलिंग भी की है। और तो ये पूरा जिस तरह से पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी, उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। तस्वीरों में आप देखें किस तरह का ये स्मॉल अनआर्म्ड चाइनीज ड्रोन है जिसका चीन ने इस्तेमाल किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मंजीत नेगी उसके बारे में बता रहे हैं। मंजीत, बताइए। बिल्कुल, आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह का जो भारत में लोग शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह का स्मॉल ड्रोन है। अनआर्म्ड था, ये भी सेना के सूत्रों ने पुष्टि की है। और उसको जो स्मॉल एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके जरिए गिराया गया। 50 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन मार गिराए गए, 30 की सॉफ्ट किलिंग हुई। और पाकिस्तान ने एक साथ नहीं बल्कि यही नया वॉरफेयर है, और इसीलिए पाकिस्तान ये दावा करने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो हमला किया ही नहीं। श्रीनगर, पठानकोट या जैसलमेर में हमने तो हमला किया ही नहीं। भारत बेवजह इसका बवाल बचा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें साफ दिखाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। तो क्या पाकिस्तान जानबूझकर इसे एक पूरे युद्ध का स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है? क्या पहले से ही वो एक भाव तैयार करने की कोशिश कर रहा है कि भारत इस तरीके से हमला करेगा और उसके लिए ये कारण सामने रख सकता है? ये एस्केलेशन लैडर पे कहां है? ये सारे तमाम मुद्दे इस वक्त हमारे पास चर्चा में शामिल है और हमारे लिए हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। मेजर जनरल बिशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस पे अपनी भूमिका रखेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान करने की क्या कोशिश कर रहा है। एयर मार्शल संजीव कपूर, फॉर्मर डीजी इंस्पेक्शन और सेफ्टी, इंडियन एयरफोर्स, जिस तरीके से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम कर चुका है और भारत की तरफ से भी उसका जवाबी हमला रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे उनसे। और एयर कमोडोर कार्तिकेय काळे, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और हमारे 2 सवाल है आज की स्थिति में। सबसे बड़ा सवाल मेजर जनरल बिशंबर दयाल यही है कि क्या पाकिस्तान जानबूझकर आतंक विरोधी अभियान को जंग की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है? और तनाव के बीच में जो एस्केलेशन लैडर होता है, वहां पर भारत और पाकिस्तान आज की स्थिति में कहां पर पहुंचे हुए हैं? और हम 22 तारीख से लेकर अब तक ये एस्केलेशन लैडर भी लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बिशंबर दयाल, आपको क्या लगता है कि आज की स्थिति में ये एस्केलेशन लैडर कहां तक पहुंचे और पाकिस्तान चाहता क्या है आज की स्थिति में? पूरा युद्ध करना चाहता है भारत के साथ में, जिस तरीके से 500 ड्रोन मानव विरहित अटैक कर रहा है? देखिए, कल के जो ड्रोन और जो रात को थोड़ी बहुत मिसाइल्स का जो भी उन्होंने और जो उनके हवाई जहाज वगैरह ने फ्लाइट्स ली हैं, उससे तो एक चीज़ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो आपसे कोई बड़ा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक शायद फेस सेविंग सिचुएशन चाहता है कि उसको कुछ हासिल हो जाए, कुछ उसको भी अपनी जनता को, अपने देश को, पाकिस्तानी फ़ौज को थोड़ा बहुत कुछ चेहरा दिखाने को मिल जाए कि हमने हिंदुस्तान पर ये डैमेज कर दिया, और फिर उसको बढ़ा चढ़ा के बता दे। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो शायद ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे आपने उसको बहुत डिसेप्शन और सरप्राइज दिया, हो सकता है कल और ये 2 दिन से वो भी अपनी डिसेप्शन और सरप्राइज ट्राई कर रहा हो। जगह जगह आपके वेपन्स जो हैं, या तो आप कहते हैं ना कि या तो आप पत्थर की बजाय तलवार चला दो, तलवार की जगह आप बंदूक चला दो, बंदूक की जगह आप बड़ी बंदूक चला दो। अगर आप ऐसी गलती करोगे तो फिर वो आपको वो डिटेक्ट भी करेगा कि आपने क्या किया है। तो हो सकता है उसकी ये भी डिसेप्शन हो, और हो सकता है उसने भी ये। पर एक बात ज़रूर है कि भारत को सोचना है, एस्केलेशन लैडर तो देखिए अभी तक ऐसा नहीं है कि भाई भारत ने बहुत बड़ी सेना मोबिलाइज कर दी हो या उसने मोबिलाइज कर दिया हो कुछ। उसने 22 अप्रैल को जो घिनौनी हरकत की,
उसके बाद हमने जो उसको लेसन सिखाया, जो हमने 9 स्थानों पर उसके उग्रवादियों को बिल्कुल एक पिन पॉइंट विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज, एक बहुत ही नपीतुली स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक के थ्रू उनको डिस्ट्रॉय किया। उनके कुछ उनमें 100 से ज़्यादा उनके उग्रवादी मारे भी गए। तो एस्केलेशन के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई, पर इन रियल टर्म्स, और मेरे से बहुत सीनियर बहुत बैठे हैं जिन्होंने लड़ाई 71 की लड़ाई भी देखी है, एक्चुअल में उसने जो 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था, तो उसने हमारी सीमा रेखा को हवाई जहाज से क्रॉस किया था। तो जो भारत की सीमा है, जो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहीं से लड़ाई शुरू हुई, उसने क्रॉस कर दिया है, उसने तो लड़ाई कर दी है। और क्योंकि जगह जगह उसकी चीजें पड़ी हैं, आप उसको एयर डिफेंस सिस्टम्स आप ऑपरेट कर रहे हो उसको, तो अब आपका, उसने तो कर दिया, अब आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो, आप कहां ले जाना चाहते हो, आपकी क्या विजन है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या विजन है कि क्या एंड स्टेट होना चाहिए, आपकी मिलिट्री लीडरशिप के पास क्या डायरेक्शंस है कि वो क्या करे, क्या करे। क्योंकि ये जो हो रहा है, ये तो ना लड़ाई है, ये तो वो है जैसे हमारे देख रहे हैं, जैसे हूथीज करते हैं। ईरान इराक की वॉर याद है, वो करते थे ऐसे, चलते गए 7 साल तक। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, वो कम से कम दिखाना चाहता है कि देखिए हमने भी जवाबी हमला कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से हमने जवाबी हमला नहीं किया, उसके बाद देखिए नहीं, हमने सिर्फ डिफेंसिव में, देखिए हमने जो टेररिस्ट के अगेंस्ट स्ट्राइक की, वो हमारा टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन था, वो यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, राइट। उसके बाद तो भारत सिर्फ डिफेंसिव एक्शन ले रहा है कि भाई वो हमें कोई डैमेज ना कर दे। वो रात को उसने जो भी अटैक्स किए, हमने डिफेंसिव एक्शन लिया है, हमारी एयर डिफेंस ने उसको न्यूट्रलाइज किया, जो भी कुछ उसने फायर किया। तो भारत तो जब लेगा ना, जब भारत ऑफेंसिव एक्शन लेगा, भारत भी इस्लामाबाद पे जाके मारेगा, भारत भी कराची पे जाके मारेगा, लेकिन जरा एक बार नजर भारत डालते भी हैं लाहौर पे जाके मारेगा, कुछ बड़े हथियार से क्या क्या हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, कैसे क्या क्या हुआ है, वो उस पर जरा नजर डालते हैं ना। एयर मार्शल संजीव कपूर भी हमारे साथ में है। देखिए जिसकी हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति में, देखिए 22 अप्रैल को सबसे पहले पाकिस्तान ने शिरकत की, पाकिस्तान ने खुरापात निकाली, भारत के साथ पहलगाम में नरसंहार किया। पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने भारत में घुसकर पहलगाम में हमला किया था। 24 अप्रैल को उसका पहला जवाब भारत की तरफ से दिया गया, सिंधु जल संधि ठप कर दी गई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्शन था वो। 7 मई को उसके बाद भारत ने एस्केलेशन किया थोड़ा सा कि 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागे उन्होंने और दिखा दिया कि देखिए यहां पर आतंकी ठिकाने थे, हम लोग वहां घुसकर भी मार सकते हैं। और पहली बार भारत ने पंजाब में, हार्टलैंड में, पाकिस्तान के हार्टलैंड में घुसकर पाकिस्तान को मारा है। उसके बाद 7 मई को उसी दिन रात को पाकिस्तान के तरफ से एलओसी पर जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की गई, 16 नागरिकों की हत्या की गई पाकिस्तान के तरफ से, जो वहां पर कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में खास करके वहां पर इस तरीके की फायरिंग की गई। 8 मई को भारत पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, यह पहला ड्रोन हमला था। उसके बाद 9 तारीख को भारत की तरफ से उसका जवाब दिया गया और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने और उसके साथ साथ बाकी शहरों में भी, कराची हो या लाहौर हो, वहां पर भी पाकिस्तान को जवाब दिया गया भारत की तरफ से। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है लाहौर का, वो तहस नहस करने की कोशिश की गई भारत की तरफ से और उसमें वो सफल भी रहे। लेकिन 9 तारीख को जो पाकिस्तान ने किया है, वो एक नया वॉरफेयर नजर आ रहा है कि मानव विरहित यान यहां पर भेजे जा रहे हैं, ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इसका मंजीत नेगी हमें दिखा रहे थे, उसकी फोटो भी यहां पर दिखा रहे थे एयर मार्शल संजीव कपूर। और 500 ड्रोन इस तरीके से 24 शहरों पर 3.5 घंटे यह हमला चला। अब इसका जवाब तो भारत को देना ही होगा, तो यह एस्केलेशन इसी तरीके से बढ़ेगा और एक नया वॉरफेयर दिखाई दे रहा है। कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होगा, इसी तरीके से एक दूसरे पर हमले होते रहेंगे। जो युद्ध की प्रणाली है वो धीरे धीरे अब बदल रही है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये ग्लोबली देखे जा रहे हैं। अगर आप देखें तो यूरोप में जो लड़ाई चल रही है रशिया यूक्रेन की, वो 3 साल से ऊपर है, 1100-1200 दिन होने वाले हैं उस लड़ाई को चलते। जो इजराइल हमास की लड़ाई है, सबने सोचा था 1 सप्ताह में ख़त्म हो जाएगी, वो 1.5 साल से ऊपर चल रही है। तो कहीं ना कहीं भारत ने जो ये 14 दिन लिए हैं तैयारी करने के लिए, मीडिया में, हमारे देश में बहुत बुद्धिजीवियों ने बोला अटैक क्यों नहीं कर रहे, रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे। तो जैसा फेलो पैनलिस्ट ने बोला और बाकी जगह भी बोलते आ रहे हैं,
भारत ने 20वें कदम तक की तैयारी की है, अभी दूसरा तीसरा कदम लिया गया है। तो ये एस्केलेशन लेडर में कहाँ तक जाता है हमारा दोनों देशों का, बट दोनों देशों ने अभी तक आईबी पार नहीं किया है और दोनों देश दोनों तरफ से तैनात हैं। तो ये इस समय जो स्थिति है, ये एक जना वो करता है, दूसरा उस पर वार करता है। ये थोड़े दिन तक चलेगा, जब एक थ्रेशोल्ड जो रहती है किसी चीज़ की, वो जिस दिन लांघी गई उस दिन फिर निर्णय लिया जाएगा कि फिजिकली हमारे ट्रूप्स या हमारे एरोप्लेन्स वो पार करेंगे। तो एयर डिफेंस जो है इस लड़ाई में, जैसे S-400 का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब S-400 जब खरीदा जा रहा था 2018 में, जब हमने भारत ने खरीदने की बात की थी, तो 35-36 हज़ार करोड़ रुपए का आया था। तो उसकी मुझे याद है बहुत चर्चा हुई हर जगह कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या ज़रूरत है। 2021 में पहला S-400 आया। अब ये जो 7-8 की रात है और जो कल की रात है, उसमें जो किले की तरह भारत को जो सिक्योर कर रहा है वो S-400 है। अब S-400 एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है, जो कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है, जो कि हवाई जहाज, मिसाइल, ड्रोन या कुछ भी आ रहा है उसको पकड़ सकता है। 80 टारगेट्स को इकट्ठा ट्रैक कर सकता है, उसमें से 36 को एंगेज कर सकता है। ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं दुश्मन के मन में डर लगा रखा है, क्योंकि भारत ने ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और अभी तक जो प्रयोग हुआ है ड्रोन्स के प्रति, जो कुछ है, जो भी खबरें आ रही हैं, जो हमारे भारत के सेल्फ निर्मित हैं, आकाश और बाकी जो सरफेस टू एयर वेपन्स हैं, उनका प्रयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं सैटेलाइट्स का प्रयोग, कहीं ना कहीं ड्रोन्स का प्रयोग, कहीं ना कहीं लॉइटरिंग म्यूनिशंस का प्रयोग, ये पहले नहीं था बट अब बढ़ता जा रहा है। नहीं, आपने एक इंटरेस्टिंग जिक्र किया कि हम दोनों में से किसी ने भी इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से ड्रोन अटैक हुआ है, जैसे मैंने जिसका जिक्र किया था कि 1971 के बाद पहली बार भारत के तरफ से पंजाब में यानी पाकिस्तान के हार्टलैंड में हमला किया हुआ हमको नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय प्रसाद, शंकर प्रसाद भी हमारे साथ में हैं, और जो एस्केलेशन लैडर की भी बात की जा रही है। लेकिन अब तो आईबी क्रॉस हो गई ना, हमने भी उनके वहां पर हमला किया, उनके तरफ से भी जिस तरीके से जैसलमेर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, गुजरात के 24 शहरों पे ड्रोन भेजे जाते हैं और हमला किया जाता है। तो भारत में घुसकर वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम नाकाम कर रहे हैं उसको, लेकिन कोशिश तो उनकी वही हो रही है। तो देखिए एस्केलेशन लैडर किस तरीके से, और उस पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद आपसे मैं जवाब चाहूंगा इस पर, क्योंकि ये जो एस्केलेशन लैडर की बात है, ये सबसे पहले मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हरमन कान ने 1965 में लिखी थी, और उसमें तो उन्होंने 16 से लेकर 44 चरण बताए थे कि जिसमें किसी भी तनाव का एस्केलेशन होता है। और भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर हम देखें तो 7 चरण इसके दिखाई देते हैं। उसमें से पहले 2 चरण जो है, कूटनीतिक हो या आर्थिक, वो तो पहले 2 दिन में ही हमने कर दिए। हमने ट्रेड बंद कर दिया उनके साथ में, राजनयिक यहां से हटा दिए, कम कर दिए। जो डिफेंस अटैचीज थे उनको हमने भेज दिया, जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको भेज दिया, सार्क का वीजा हमने रद्द कर दिया। ये सारी चीजें तो हमने पहले 2 दिन में कर दी। जो सिंधु जल संधि है उसको हमने स्थगित कर दिया, उसको हमने रोक दिया। उसके बाद चौथा चरण था, पहलगाम में हमने जो टेरर स्ट्राइक किया, टेरर जो जगह है वहां पर जाके हमने स्ट्राइक किया, आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया। तीसरे चरण में हमने देखा कि सीमा के पास तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास हमने देखा कि मतलब तैयारी वहां पर चल रही है, दोनों एंटीसिपेट कर रहे थे। चौथे स्टेज पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने एक तरीके से आ गए, एयर स्ट्राइक दोनों के बीच में शुरू हो गया। पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं वो मिटाए गए, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, और उसके बाद कल जिस तरीके से पाकिस्तान के 500 ड्रोन यहां पर आ चुके हैं, तो ये वॉरफेयर बदल चुका है। तो एस्केलेशन लैडर भी बदलेगा, ये एक तरीके से पूरा एस्केलेशन मानना चाहिए। आईबी बॉर्डर क्रॉस किया हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, यही हमको मानना चाहिए। क्या पाकिस्तान वही कोशिश करने की कोशिश कर रहा है? बिना हम लोग सैन्य इकट्ठा किए, मोबिलाइजेशन किए, इस तरीके का वॉर चलता रहेगा, जिसका जिक्र इससे पहले भी पैनलिस्ट कर चुके हैं। आपने इतना लंबा सवाल पूछ लिया, समझ में नहीं आ रहा जवाब कहाँ से शुरू करूं। 2 सेकंड दीजिए, ये मेरी तरफ से मसला बिल्कुल फ़र्क है। देखिए, पाकिस्तान भारत के ऊपर टेररिज्म बहुत दिन से सौंप रहा है, बहुत सालों से। हम उसका रिएक्शन करते हैं, बालाकोट कर दिया, उरी कर दिया। पाकिस्तान को यह पक्का यकीन हो गया कि भारत के ऊपर हम आतंकवादी हमला करेंगे
तो केवल वो इसी प्रकार का कर सकेगा, मैक्सिमम बालाकोट कर देगा कुछ या उरी कर देगा, उसके बाद फिर शांति हो जाएगी और फिर हम टेररिज्म शुरू करते रहेंगे। तो ये देखिए, एक ये जो इसकी बात बुनियाद से समझनी चाहिए हमको। ये एस्केलेशन लेटर की तो बाद में बात करेंगे। बुनियाद इसकी वहाँ पर है 1971 वॉर में हार जाने के बाद एक वहाँ ज़ियाउल हक साहब प्रेसिडेंट थे, आर्मी चीफ थे। उन्होंने एक जो उस समय जो टैक्टिकल डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन बनाई थी, उसमें कहा गया था कि भारत को हम कन्वेंशनल वॉर में कभी हरा नहीं सकते, और हमें अगर भारत से लड़ना है, भारत को दुखी करना है, तो वी हैव टू ओनली इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स, ब्लीड देम बाय 1000 कट्स। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है 1971 वॉर के बाद से, जब से ज़ियाउल हक ने ये बनाई है। अब समझिए ये कि इस स्ट्रैटेजी से हमें क्या सीखना है। हमें ये सीखना है कि भारत सेना एक रेगुलर प्रोफेशनल आर्मी है जो कन्वेंशनल वॉर की तैयारी करती है, और पाकिस्तान आर्मी एक रेगुलर आर्मी तो है, लेकिन वो कन्वेंशनल वॉर की तैयारी नहीं करते, वो टेररिज्म की वॉर की तैयारी करते हैं, क्योंकि सिखलाई है, उनके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि आपको टेररिज्म से बढ़ाना है। लेकिन पाकिस्तान ने इस समय ये नहीं कभी सोचा था कि वो सोच रहे थे बालाकोट तक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि इसका इतना बड़ा नतीजा निकलेगा जो आज आपके सामने आ रहा है। तो भारत सरकार ने अब ये सोचा कि इस चीज़ को अंत करने के लिए हमें टेररिज्म को बर्बाद करना है। अब टेररिज्म को बर्बाद करने के लिए हमें टेररिस्ट के पीछे जाना है, हमें उनके लीडर्स के पीछे जाना है, और उनके आर्किटेक्ट्स जो उनके पीछे जाना है। तो हमने भारत के अंदर एक डिफेंसिव शील्ड बनाई है। डिफेंसिव शील्ड का माने ये है कि भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर, जितने हमारी बॉर्डर एरिया A to Z, यानी श्रीनगर से लेकर गुजरात तक, उन पे हमने एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पोखा कर रखा है। वहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जितने हमारे फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं, वहाँ से जहाज़ मिनटों में उड़ सकते हैं। हमारे पास मिसाइल्स हैं, उनको मिसाइल लगा रखा है, हमने ड्रोन्स लगा रखे हैं, हमने आकाश डोम सिस्टम लगा रखा है, हमारे S-400। सो हमने पूरी तैयारी की है। हमें पता है, हमारी असेसमेंट रही है कि पाकिस्तान सेना लैंड में नहीं आएगी। जिस तरह से टैंक वॉरफेयर होती है, 1971 में हुई थी, 65 में हुई थी, उसकी वो काबिलियत नहीं रखता, ना वो करना चाहता है। उसको ये पता है कि उस किस्म की लड़ाई इसने अगर शुरू की तो 90,000 प्रिजनर फिर पकड़ के रख लेंगे हम, तो वो तो शायद नहीं करेगा। ये हमारी असेसमेंट रही है इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में। हमने पूरा डिफेंसिव तैयारी कर लिया। उसके बाद हमने टेररिस्ट कैंप्स को हमला किया। हम अगर चाहते, भावलपुर में एक बड़ा भारी कंटोनमेंट है, वहाँ पे एक कोर हेडक्वार्टर है, 4-5 उनके ब्रिगेड्स हैं वहाँ पे। इट्स ए वेरी बिग कंटोनमेंट। वहाँ हमने बगल में उनके जैश ए मोहम्मद को जो उनका है सेंटर था, उसको बर्बाद किया, लेकिन उनकी मिलिट्री पर अटैक नहीं किया। उसी तरीके से मुरीदके में हमने उनके लश्कर तैयबा के सेंटर को बर्बाद किया, लेकिन लखनऊ, उनके लाहौर में एक कोर हेडक्वार्टर है बगल में, और उस पर 4.5-5 ब्रिगेड्स बैठे हैं। तो अगर हम चाहते तो इन दोनों मिलिट्री कंटोनमेंट भी अटैक कर सकते, हमने नहीं किया। हमने सिर्फ सो हमारा ऑब्जेक्टिव आज भी क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, टेररिज्म को समाप्त करना। उसके लिए हम जो ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे। तो लेटर में आप जहाँ भी जाइए वो आप गिन लीजिएगा। लेकिन असलियत ये है कि आज की तारीख में हमने इनको इस माहौल पे ला के खड़ा कर दिया है कि ये कन्वेंशनल वॉर के काबिल हैं नहीं, टेररिज्म के आगे बढ़ा नहीं सकते, परेशान हो रहे हैं। और इस वक्त जो हमारी डिफेंसेस कैपेबिलिटीज़ हैं बॉर्डर पे बिल्कुल पुख्ता हैं, और अगर ये चाहते हैं कि हम अपनी लेवल को बढ़ाएं तो ये बढ़ाते जाएं। अब हमने क्या किया कि जब इन्होंने इस प्रकार से हमारे सिविलियन टारगेट्स को एंगेज किया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, तो हमने इसका जवाब दिया है। हमने इनके लाहौर का पूरा जो इनके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है उसको नष्ट कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट इज टुडे एब्सोल्युटली विदाउट एयर कवर। उसी प्रकार से हमने इनके कुछ मिलिट्री स्टेशन पे अटैक किया है, कराची पे अटैक हुआ है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है। और देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में वो जवाब दे रहे थे जब उनको पूछा गया कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया, तो वो रक्षा मंत्री बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तो छुपाना चाह रहे थे हमारी बात, इसीलिए हम लोग ने जवाब नहीं दिया, ये कहने की कोशिश कर रहे थे। शंकर प्रसाद जी। हाँ, आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ज़रा समाप्त करने दीजिए मेरे पूरे प्रेजेंटेशन को। तो देखिए, अब ये बात है कि उनके यहाँ आज की तारीख में कोई उनके पास विकल्प नहीं है जिससे हमारे साथ में कुछ मुठभेड़ कर सकें। अगर वो एस्केलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, हम उसकी रिस्पांस देते जाएंगे। आपने हमारे सिविलियन टारगेट पे, हमारे मिलिट्री इंस्टेंस पे करने की कोशिश की, हमने उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया। हमारे पास तो लैंड फोर्सेस भी तैयार बैठी हैं अगर ये चाहते। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बता दूं आपको
कि भारत सरकार ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान को में गाजा बना दें या पाकिस्तान को यूक्रेन बना दें। हम सिर्फ टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं और टेररिज्म को समाप्त करेंगे, उसके लिए हमने बहुत सारे इस समय स्ट्रैटेजीज लगा रखी हैं। उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो आज की स्थिति में सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकत बढ़ाता जा रहा है, पहले दिन उन्होंने जो हमला किया 16 ठिकानों पर हमला किया, उसके बाद 24 शहरों पर वो हमला कर रहा है, 500 ड्रोन वहां पर भेज रहा है लेफ्टिनेंट जनरल रमेश्वर यादव जी। जिस तरीके से पाकिस्तान इस शिरकत को बढ़ाता जा रहा है, हरकत को बढ़ाता जा रहा है, और रक्षा मंत्री कह रहे हैं वहां पर असेंबली के अंदर कि जो मदरसा में छात्र पढ़ते हैं वो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ कमांड है, यानी एक बार फिर वो जो 1000 कट्स की बात कर रहे थे ना इससे पहले, उसी बात पर जोर लगाए बैठे हुए हैं। देखिए, अभी जो हो रहा है और जिस प्रकार से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर जो भी तरीका होता है दुश्मन को दबाने का, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक ग्राफिक्स दिखाया था एस्केलेटरी लैडर जो है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल है कि हमारी इच्छा शक्ति क्या है एज ए पॉलिटिकल। उसके बाद डिप्लोमेसी के अंदर पाकिस्तान को हमने आइसोलेट करने की कोशिश की है और उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहा है। आज की तारीख में पाकिस्तान की सपोर्ट में कोई नहीं है छोड़ के एक आध देश के। वेरज इंडिया के साथ के अंदर जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं आज की तारीख में, सब हमारे सपोर्ट के अंदर है। तो उनको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन कराया है। उसके बाद से IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इकॉनमी का हिस्सा है। इकोनॉमिक्स को भी एक पानी को एक हथियार के तरीके से हमने इस्तेमाल करने का हमारा इरादा है और आगे इसका जो असर है आगे आने वाले वक्त में ज़्यादा होगा। मिलिट्री जो है उसके लास्ट में है, क्योंकि मिलिट्री किसी देश के लिए सबसे लास्ट जो है वो उसका इंग्रेडिएंट होता है। और इस मिलिट्री के अंदर भी अगर आप पूरा एनालाइज किया, जैसे पहले जनरल बिशम्बर ने बताया, एयर मार्शल साहब ने बताया, अभी हुआ क्या है, हमारी जो हवाई, सिर्फ अभी तक हवाई लड़ाई हुई है, हवाई लड़ाई का भी एक छोटा सा अंश है, उसके अंदर ना हमने IB को क्रॉस किया है ना पाकिस्तान ने किया है। सिर्फ ड्रोन्स हैं जो आए हैं, उन्होंने वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज किया है, मिसाइल्स आई हैं और उनको हमारी जो AD है उसने नकारा कर दिया है। तो हवाई जो लड़ाई है वो भी एक्चुअली नहीं शुरू हुई है। जब हम आते हैं आर्मी और नेवी की, आर्मी के तो आज की तारीख में मोबिलाइजेशन तक नहीं हुआ है। हमारे हमलावर जो दस्ते हैं वो अपनी जगह पर भी बैठे हुए हैं। इससे किसी प्रकार का अंदेशा नहीं है कि कोई बड़ी लड़ाई होने की आशंका है, लेकिन हम तैयार हैं, हर तरीके से हमने तैयार किया हुआ है। क्या ये एंटीसिपेशन ठीक है? नहीं, मेरी बात सुनिए, छोटा सा उसी में सवाल है, क्या ये हमने 14 दिन हम मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं आज की स्थिति में? देखिए 14 दिन हमने लिए हैं। इस 14 दिन के अंदर हमने सारी कॉन्टीजेंसी जो है 1 से लेकर 20 जो आंकड़े हैं उनका हर एक किस्म की जो लड़ाई हो सकती है, क्या क्या कॉन्टीजेंसी हो सकती है, उसकी हमने तैयारी की हुई है। जब पाकिस्तान वो इसको एस्केलेट करेगा उसके हिसाब से हम आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और अगली तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, आज की लड़ाई के अंदर जो हथियार का इस्तेमाल हो रहा है उसकी टेक्नोलॉजी जो है बड़ी अच्छी है। अभी से 10 साल पहले से तो बहुत एडवांस है। आपने देखा है कि IB को बिना पार करे हुए ही भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर अंदर है और बाकी जो 9 ठिकाने हैं उन्होंने किया है, तो अपना मीन्स स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप उसमें हथियार कर सकते हैं। बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि हर एक चीज़ दिन और रात के अंदर दिखाई पड़ता है। नेटवर्क सेंट्रिसिटी है क्योंकि कम्युनिकेशन का नेटवर्क इतना अच्छा है। पहले क्या था कि अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना था तो अलग अलग स्टेजेस में करते थे, लेकिन अभी क्या है, सबसे नीचे स्तर से सबसे ऊपर ऊंचे स्तर तक डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन है। तो इस प्रकार से लिथैलिटी आपकी बढ़ गई है, आपकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ गई है, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी आपकी बढ़ गई है। तो इस प्रकार की लड़ाई के अंदर जो भी डेंजर, जो भी खतरा है वो बहुत ज़्यादा बन गया है। ऐसी हालत के अंदर अगर पाकिस्तान जिसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो उनको काफ़ी खामियाजा करना पड़ेगा। और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 7 तारीख को जो हमने 9 ठिकानों पर, जो आतंकवादी ठिकानों पर हमने अपनी मिसाइल से जो फायर किया है, उससे एक बड़ा तकड़ा लेसन दिया है। हमने इस बात को जाहिर कर दिया है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, एनी टाइम एनीवेयर हम आपको स्ट्राइक कर सकते हैं।
आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है उनको स्ट्राइक जब कर चाहे सकते तब हैं, कर सकते हैं। आपके मिलिट्री टारगेट को स्ट्राइक कर सकते हैं, आपके इंडिविजुअल्स को हम स्ट्राइक कर सकते हैं। जी, तो एक बड़ा तो ये कैपेबिलिटी बहुत हमारे भारी technology हमारे पास है। ये हमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम जब चाहे तब पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने उनको निशाना बना सकते हैं। जो जिया उल हक की स्ट्रेटेजी थी उसका जवाब भी अब भारत की तरफ से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एयर कमोडर कार्तिकेय काड़े, क्या आपको लगता है कि इसी तरीके से क्या पाकिस्तान इसको और एस्केलेट कर सकता है? क्योंकि अब तक तो पाकिस्तान ने जिसका जिक्र किया गया कि अब तक तो सिर्फ हवा में ये बातें चल रही है, एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं, मानव विरहित ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इसके आगे इसको एस्केलेट करेगा पाकिस्तान? क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी तो है उनके पास भी, कुछ हद तक उनके पास भी टेक्नोलॉजी है। बड़े शहर टारगेट करने की कोशिश जिसकी कोशिश 1971 में की गई थी, क्या उस तरीके की हिमाकत वो करने की कोशिश करेगा? एक तो इसको और आगे बढ़ाएगा? एक तो इमोशनल चीज है कि हाँ हम अपना हिंदुस्तान से बदला लेंगे, और दूसरी यथार्थ की चीज है, उनको भी ग्राउंड रियलिटी मालूम है कि उनकी ओवरऑल द नेशनल पावर जो है वो कितनी है। हमारी नेशनल पावर उनसे कई गुना ज़्यादा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी उनसे अच्छी है। और आपको ध्यान होगा कि क्या हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जिस भी सेना के पास टेक्नोलॉजी अच्छी रही है उसी सेना ने युद्ध जीता है। आप देख लीजिए, मुगल जब आए थे तो आर्टिलरी लेके आए थे, हमारे पास नहीं थी। अंग्रेज जब आए उनके पास मैचलॉक्स थे, हथियार थे, हमारे पास नहीं थी। उसकी वजह से उनकी जो ताकत थी उसका हमको लोहा मारना पड़ा और वो हमारे ऊपर हावी हो गए। सर माफ करिए, मुझे आपको रोकना होगा क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। ब्रीफिंग की जाएगी कि दरअसल क्या हो रहा है। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीधे चलते हैं। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you to this press briefing by Foreign Secretary Shri Vikram Misri on the ongoing developments around Operation Sindoor. We are also joined by Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. With that, I hand over the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. थैंक यू रणदीप। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे
एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद। Good afternoon to you all. On the intervening night of 8-9 May 2025, Pakistan military carried out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Later in the night, an armed UAV of Pakistan attempted to target Bhatinda military station, which was detected and neutralized. In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights, which were flying near IB between India and Pakistan. The screenshot we just showed and we shall share with you, it shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation.
which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carriers. Thank you, Colonel Qureshi, Wing Commander Singh. I have just a few points to share in addition. कल रात की पाकिस्तानी सेना की कायरतापूर्ण गतिविधियों से आपको कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने पहले ही अवगत करा दिया गया है. These provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian Armed Forces responded proportionately, adequately, and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया. What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost their lives in this incident, as I shared yesterday. TV पर आप इस हमले के चित्र देख सकते हैं. In addition, that we would attack our own cities is the kind of deranged fantasy that only the Pakistani state can come up with. Perhaps they do it because they are well versed in such action, as their history would show. The last point I wanted to make this evening is again this disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. Let me stop there. I have time only for a few questions and be happy to try and answer them. First, I call Siddharth. Siddharth, please. Hi, sir. I'm Siddharth from Beyond. So this way. Siddharth, behind, please. The other Siddharth. Yes. Hi, sir. I'm Siddharth from CNN News 18. Sir, I only want to know from you the status of Kartarpur corridor. Is it open or not? You can. I think you're all aware of the situation along the entire India-Pakistan border and the areas around the line of control.
in view of the existing security scenario, the services of the Kartarpur Sahib corridor have been suspended till further directions. We'll update you as and when there is a change in the situation. Question here, Rishabh. So, good evening, Rishabh from Times Now. So, you spoke about religious places being hit in Jammu. There's another religious place which is Carmelite Nun church that has been hit. What do you have to say about it? Yeah, actually, we do have some information about this extremely regrettable and condemnable incident during heavy shelling across the line of control in the early morning of 7th May. A shell fired from Pakistan landed just behind the Christ School run by the Carmelites of Mary Immaculate congregation in Poonch. Tragically, the shell fired from Pakistan hit the home of 2 students of the Christ School. Both students unfortunately lost their lives and their parents were severely injured. Another Pakistani shell struck a Christian convent of nuns belonging to the congregation of the Mother of Carmel, damaging water tanks and destroying solar panel infrastructure. Several priests, nuns, school staff, and local residents took refuge in an underground hall beneath the Christ School during the shelling by Pakistan. The school happened to be closed at the time, fortunately. Otherwise, more losses would have occurred. Again, we have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. This is a new low even for Pakistan. सर प्रणय उपाध्याय अमर जहाज से सर कल आपने इसी पोडियम से पाकिस्तान के आईएमएफ बेलआउट को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसकी पाकिस्तान में काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से लेह से लेकर भुज तक पूरी बॉर्डर के ऊपर जो इन्वेजन था वो किया गया। मौजूदा सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के बेलआउट पैकेज को लेकर और पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को लेकर आपका क्या असेसमेंट है, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो अटेम्प्ट किया गया था उसका भारत ने अभी तक उस तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो क्या भारत इसका जवाब देगा जो कार्रवाई हुई है बीते 24 घंटों में? देखिए प्रणय, जहाँ तक इंडस वाटर्स ट्रीटी का सवाल है, मैंने कल विस्तार से उसके बारे में इसकी चर्चा की है. इंडस वाटर्स ट्रीटी इज़ इन अबेयंस and as such I have nothing further to add to the decision that was announced by the Cabinet Committee on Security. जहाँ तक IMF bailout का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है. हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ. ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है. और जहाँ तक जो कार्रवाई हुई है उसका जवाब देने का जो आपने जो प्रश्न उठाया है, जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियाँ हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है. Hi sir, Siddhant from Beyond. Sir, the External Affairs Minister has spoken to many of his counterparts around the world. Yesterday he spoke to the US Secretary of State Marco Rubio. So what were the key areas of conversations during that call? Yes, the minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on
these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Op Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. One last question, Sudeep. Sir, Foreign Secretary, thank you for doing this. Shri Ranjan from Bloomberg. Foreign Secretary, India had struck Bahawalpur the other day, which is also connected with the murder of one of us journalists, Daniel Pearl. If you could give us an understanding of what exactly are the reports that you're getting. You're right. Bahawalpur is the headquarters of the Jaish-e-Mohammed terrorist group that is proscribed by the United Nations. Its leader, Maulana Masood Azhar, is a proscribed individual. It is, you brought up the connection with the tragic death or killing of Daniel Pearl of the Wall Street Journal. The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. But the real connection is through Ahmed Omar Saeed Sheikh, the British Pakistani jihadi who was held in India but was finally released in 2000, and he was the person who lured Daniel Pearl to his eventually leading to his murder. So these are all obviously connected figures, connected individuals, connected institutions, and the attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. Thank you all. Thank you, sir. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much.